हेलो मनी 9। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। हर शाम को 4 बजे हम लेकर आते हैं हेलो मनी 9। हमारी कोशिश होती है कि पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग एस्पेक्ट पर आप तक एक्सपर्ट्स की एडवाइस पहुंचा सके। आज हम फोकस करने वाले हैं प्रॉपर्टी मार्केट में, क्योंकि यहां पर अभी तेजी का एक दौर नजर आ रहा है। रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी, दोनों में अच्छी खासी खरीद के आंकड़े नजर आ रहे हैं। कई लोग सिर्फ रहने के उद्देश्य से घर खरीदते हैं, तो कई लोग इससे कमाई भी करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदते हैं प्रॉपर्टी। और जब भी किसी को उससे रिटर्न कमाना है, उसे निवेश कर रहा है, तो ये सवाल रहता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी जाए या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी, किसमें मिलेगा आपको बेहतर रिटर्न। और कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर आपको निवेश करना है तो किस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी जाए। मॉल से लेकर के बहुत सारे कमर्शियल स्पेसेस, वर्क प्लेसेस, सब कुछ है आसपास। तो आज इन सब सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं होमंड्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर प्रदीप मिश्रा। रियल एस्टेट को भली भांति से समझते हैं, एक्सपर्ट है, जो हमें हमेशा मनी 9 पर रियल एस्टेट पर सलाह देते हैं। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, स्वागत है आपका मनी 9 में। आगे बढ़े उससे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग प्रदीप जी से सीधा प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ा सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप करना है तो 9311121874 ये है हमारा नंबर। और अगर ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com। यूट्यूब के राइट हैंड पर जो एक चैट बॉक्स आपको नजर आ रहा है, जिसके ऊपर शीर्षक लिखा रहता है टॉप चैट, वहां पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। तो आपके सवालों का तो इंतजार है, लेकिन प्रदीप जी से हम बातचीत शुरू करते हैं। प्रदीप जी, हम बात करना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग रियल एस्टेट को एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू देखते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए वहां पर पैसा लगाना चाहते हैं कि भाई एक सेकेंडरी लाइन ऑफ इनकम हो सके, आगे जाकर के भविष्य में मदद मिल सके। एक सैलरी चल रही है पर एक और लाइन खुल जाए जिसमें आपकी कुछ कमाई हो रही है। तो सबसे पहले तो यही बताइए कि प्रॉपर्टी से कितनी तरह की इनकम हो सकती है किसी को। देखिए प्रियंका जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आदमी जब खुद कमाता है और साथ में प्रॉपर्टी भी कमाती है तो डबल इनकम होती है। जब डबल इनकम में इसके सोर्स क्या है, एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी उसकी वैल्यू बढ़ रही है। दूसरा उस पर रेंटल इनकम या फिर हम लीज इनकम कहते हैं, लॉन्ग टर्म में अगर उसे लीज टर्म वर्ड यूज करते हैं। फिर अगर आपकी प्रॉपर्टी कहीं प्राइम लोकेशन की है तो उसमें डिस्प्ले इनकम भी आती है। बड़े ब्रांड्स उस लोकेशन को हायर करते हैं और उस पर आपको एक डिस्प्ले इनकम भी देते हैं। फिर उसमें रेवेन्यू शेयरिंग इनकम भी आती है। मतलब मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी किसी ब्रांड के साथ सैंक्शन लैंड कोलैबोरेशन किया आपने, और वहां पर वो रेंटल ना देके प्रॉफिट का आपको शेयर दे रहा है, तो ये एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल होता है और रेवेन्यू शेयरिंग में भी आपको इनकम जनरेट होती है। फिर रेंट डिस्काउंटिंग होता है। मान लीजिए आपने किसी बैंक को दिया, 10 इयर्स के लिए आपने लीज पे दिया और बैंक ने आपको ऑफर किया कि आपका टोटल रेंट जो बनता था वो 1 CR बनता था, हम आपको इमीडिएट डिस्काउंटिंग कर देते हैं। दैट इज रेंट डिस्काउंटिंग। रेंट डिस्काउंटिंग करके मान लीजिए 85, 86, 87 लाख रुपीज आपको अपफ्रंट दे दिया, तो वो इनकम आपने इंटरेस्ट पार्ट लेस करके अपफ्रंट ले लिया और उसे कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी आपके पास इनकम का जरिया है। फिर सेल्फ ऑक्यूपाई भी कर सकते हैं आप, अपना कोई काम भी खोल सकते हैं, वो भी आपके लिए इनकम होती है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन साथ में लोग आजकल एक नया ट्रेंड आया, वो जैसे एयरबीएनबी में आपको अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करनी है, वहां पे आपको इजीली टेनेंट मिल जाते हैं 7 डेज, 10 डेज या 15 डेज के लिए। तो वो भी एक इनकम का मेथड है। लोग इस तरह भी प्रॉपर्टी में अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो आपका कैपिटल अप्रिशिएट होगा, आप उससे रेंट कर सकते हैं, उसे किराए पर दे सकते हैं। ये तमाम तरीके आपने बताए। लेकिन अब जो सवाल हर किसी के मन में आता है, एक रिटेल इन्वेस्टर है या फिर एक सैलरीड इंसान है जो कि रेंटल से कमाई करना चाहता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले जो निवेश समझ में आता है रियल एस्टेट में वो है कि चलो एक रेजिडेंशियल घर, एक दूसरा घर खरीद लेते हैं, उससे रेंट होगा और वो मेरी इनकम का हिस्सा होगा। तो क्या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के जरिए रेंटल कमाई एक अच्छा ऑप्शन है? रेंटल यील्ड्स यानी रेंटल से कमाई का आपने क्या ट्रेंड देखा है? देखिए, अगर आप बहुत एक्सपीरियंस बायर नहीं है, बहुत अच्छी रिसर्च नहीं कर सकते, तो आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए। क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अमूमन पीछे की लोकेशन पे भी होती है, तो कहीं ना कहीं वो ओवरऑल मैनेज हो जाती है। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर बहुत अच्छा होमवर्क, बहुत अच्छी रिसर्च करने की जरूरत है। अगर अच्छी रिसर्च है आपकी,
तभी आपको, मतलब अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तभी आपको कमर्शियल अच्छा रिटर्न देने वाली है। और रिटर्न मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पर अगर हम रेजिडेंशियल में कुछ एरियाज ऐसे भी हैं, मतलब सभी एरिया में समान बात नहीं होती है, कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पर रेंटल रेजिडेंशियल का 2% है ईयरली, और कुछ लोकेशंस ऐसी भी हैं जहां रेजिडेंशियल में रेंटल ही 5% के आसपास है। तो जैसे दिल्ली एनसीआर में 2% का रेंटल एक्सपेक्ट करते हैं हम रेजिडेंशियल में, और वहीं बेंगलोर की बात करें तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली 5% का रेंटल आता है। तो अगर आप रेजिडेंशियल में ही ले रहे हैं तो बेस्ट रेंटल आपको कहाँ मिल सकता है, ऐसी लोकेशंस को भी आप सर्च करते हैं जब आपका पर्पस सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है। अगर रहने के पर्पस से ले रहे हैं तो वो अगेन उसके फैक्टर्स अलग होते हैं, जहां आप काम करते हैं आपको उसके आसपास की जगह लेनी चाहिए। और आपने कहा कि क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर निवेश किया जाए तो क्या वहां बेहतर रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी? देखिए, नो डाउट कमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन हमेशा उसके लिए वेल रिसर्च होनी चाहिए। प्रॉपर्टी रिटर्न देती है, ये बिल्कुल सही बात, लेकिन अगर आप एक ही टाइम पे 5 अलग अलग प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो पांचों प्रॉपर्टी अलग अलग रिटर्न देगी। इसका मतलब प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट्स अलग अलग है। तो यहाँ हमें अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत है, और सबसे पहले हमें अपने आप को माइंडसेट तैयार करना है कि हम किस टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या हमारा बजट है, हम सेल्फ यूज के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या हमारी उससे एक्सपेक्टेशन है, कितना रेंटल आना चाहिए, क्या उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन होनी चाहिए। ये सारा चीजें रोड मैप हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लान करना चाहिए। अगर हम पहले प्लान करते हैं और प्रॉपर्टी की लोकेशन के सारे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस पहले स्टडी कर लेते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत अच्छा रिटर्न देती है। तो ये बताइए, एक आम आदमी इन सबको कैसे पता करेगा? उसके पास रिसर्च करने के कितने रास्ते होंगे? वो कैसे पता करे कि भाई ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसका ब्रोशर मुझे हर वीकेंड पे रोड पे भागते हुए वो लड़का थमा देता है और ब्रोशर चमचमाता सा है, ठीक लग रहा है, यहाँ से मैं रोज गुजरता हूँ, पहले मैंने देखा कि ये 1st फ्लोर तक बना था, अब 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर बन गया है, तो मुझे तो ठीक लग रहा है। आपको लगता है ये एक आम आदमी कैसे तय करे कि ये सही है या नहीं? ये जो आप कह रहे रिसर्च करना होगा, कैसे रिसर्च करे? देखिए, कमर्शियल बनाना बहुत आसान होता है, चलाना सबसे टफ होता है। अगर हम किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को ले रहे हैं तो वहां डेवलपर जिसकी प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, क्या उसके पास पुराना एक्सपीरियंस है, क्या उसके साथ ब्रांड एसोसिएटेड है, ब्रांड एसोसिएटेड है तो किस तरह से, रेवेन्यू शेयरिंग पे या रेंटल पे। देखिए, ब्रांड अगर स्टार्टिंग में किसी मॉल में आते हैं तो वो अक्सर वहां पे रेवेन्यू शेयरिंग पे आते हैं। तो हमें ये डेवलपर का ट्रैक देखना है, उस प्रॉपर्टी की लोकेशन देखनी है। अक्सर फ्रंट फेसिंग की प्रॉपर्टी, मतलब मॉल की, मान लीजिए आप एक मॉल में प्रॉपर्टी ली और मॉल की लोकेशन अच्छी है, लेकिन हम जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं हमें ये भी देखना है कि वहां हमारी प्रॉपर्टी की लोकेशन भी अच्छी है। तो फ्रंट फेसिंग की प्रॉपर्टी अक्सर ग्राउंड फ्लोर की हमेशा अच्छा रिटर्न देती है, लेकिन सब्जेक्ट टू वहां पे अगर पार्किंग है और वहां आसपास और बड़े ब्रांड आ रहे हैं। इसमें एक ये भी लकुना होता है कि डेवलपर अगर सारी प्रॉपर्टी बेच चुका है तो उसके पास खुद बहुत ज्यादा इन्वेंट्री नहीं है, तो वो ब्रांड्स को नहीं ला पाएगा। जैसे मैंने बताया, ब्रांड स्टार्टिंग में रेवेन्यू शेयरिंग पे आते हैं, तो जब तक ब्रांड नहीं आएंगे तब तक वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं, वो मॉल चलेगा नहीं, सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। तो ऐसा डेवलपर जो प्रॉपर्टी रिटेन कर रहा है और फ्यूचर में ब्रांड लाने की कैपेसिटी रखता है, लोकेशन अच्छी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, ब्रांड वैल्यू अच्छी है, वही कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको अच्छा रिटर्न देगी। तो ये रिसर्च आपको करना है या फिर किसी अच्छे जानकार से सलाह लेके ही आपको करना चाहिए। ओके, सो कमर्शियल प्रॉपर्टी में प्रदीप जी मॉल्स आ गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आ गए, बड़े बड़े जो टाउनशिप होते हैं उनके सामने हम देखते हैं कमर्शियल स्पेसेस जो है वो भी हो गए, ऑफिस स्पेस भी हो गए। अब वर्क फ्रॉम होम खत्म हो रहा है, लोग ऑफिसेज में जा रहे हैं, तो ये क्या अलग अलग कैटेगरीज में रिटर्न भी डिफर करता है एक दूसरे से, और किसे आप कहेंगे एक लेमैन के लिए अच्छा निवेश हो सकता है? देखिए, कमर्शियल के अंदर कमर्शियल प्लॉट भी होता है और स्टूडियो अपार्टमेंट भी होता है। मैंने बताया आपको कि कमर्शियल प्रॉपर्टी रिटर्न देती है, सारी प्रॉपर्टी रिटर्न देती है, लेकिन हर प्रॉपर्टी का अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। तो यहाँ पर कौन सी हमें सूट कर रही है, जो हमारा क्राइटेरिया है, कौन सी उस पर फुलफिल कर रही है, वो हमें लेनी है। मान लीजिए कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको अपने काम करने के लिए खोलना चाहते हैं, तो आपके अपने काम के हिसाब से वो अगर प्रॉपर्टी सूट कर रही है आपको, तो वो आपके मतलब की वो आपको बाय करनी चाहिए। अब आपने सिर्फ रेंटल पर्पस के लिए लेखा,
किसी रेंटल पर्पस के लिए आपने प्रॉपर्टी ली, तो वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, वहां जो प्रॉक्सिमिटी एरिया है वहां, और कैसे कौन कौन से कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, क्योंकि कमर्शियल में रिटेल और ऑफिस स्पेस दोनों है। तो वहां ऑक्यूपेंसी लेवल क्या है, रेजिडेंशियल कितना एरिया है, मतलब उस एरिया की पॉपुलेशन क्या है, और पर कैपिटा इनकम क्या है, जेंट्री कैसी है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। तब आप एक अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। तो कमर्शियल जब तक एक्सपीरियंस आपको नहीं है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं, फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए निकले हैं, उनके लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत अच्छा अक्सर रिटर्न नहीं देती है। अक्सर वो गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। तब वो कहते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट अच्छी नहीं है, जबकि रियल एस्टेट मार्केट बहुत बहुत अच्छी है। अगर अच्छी कैलकुलेशन के साथ प्रॉपर्टी ली जा रही है तो रियल एस्टेट से अच्छी कोई मार्केट नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ सवाल भी अब लेकर आते हैं। कोमल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते कोमल जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, मुझे पूछना था कि मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ अभी, और आप मान लीजिए मेरा जो बजट है इस टाइम पे 50 लाख के करीब है, तो मुझे मॉल में दुकान खरीदनी चाहिए या फिर कहीं सोसाइटी में मेरे को दुकान लेनी चाहिए, क्या बेटर रहेगा? चलिए, बहुत अच्छा है कि आप एक अच्छी खासी रकम इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और कोमल के पास जो इनका बजट है वो 50 लाख का है। प्रदीप जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे, मॉल या फिर कोई सोसाइटीज जो बहुत सारी हैं ये देख रही हैं उनमें दुकान लेना चाहिए? क्योंकि मॉल्स में एक विडंबना हमने ये भी देखी है कि जब शुरू होता है तो ज़बरदस्त चकाचौंध रहती है। नोएडा में एक मॉल है जो अब बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है, वहाँ पे फुटफॉल के नाम पे कुछ भी नहीं है, दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो ये एक रिस्क फैक्टर रहता है मॉल के साथ। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पहले तो मैं इनका आंसर दे दूं कि सोसाइटी शॉप को आपको समझना पड़ेगा कि वो कन्वीनियंट शॉपिंग है। मतलब एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर वहां के लोगों को फीड करने के लिए वो एज पर बायलॉज कन्वीनियंट शॉपिंग के तहत सोसाइटी शॉप्स बनाई जाती है। वो वहां के रहने वाले लोगों को ही फीड कर रहा है, उसको बाहर से एक्सेस नहीं मिला, उन शॉप्स का एक्सेस बाहर से नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सोसाइटी बड़ी है तो करीब करीब उस सोसाइटी में आप उतनी इनकम जनरेट कर लेते हैं वहां के रहने वाले लोगों से ही। मतलब आपका अच्छी खासी, वो मैं तो ये कहूंगा कि शॉप अच्छा रेंटल इनकम भी दे देती है, और अगर आप खुद बिजनेस कर रहे हैं तो खुद भी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन वहीं मॉल की बात करें तो मॉल के अंदर जैसे मैंने बताया, ग्राउंड फ्लोर जो रिटर्न देता है वो कहीं रिटर्न वैसा नहीं मिलता। और मैं समझता हूँ आज की मार्केट में अच्छी लोकेशन पे, अगर हम दिल्ली एनसीआर की मार्केट की बात करें या टॉप 7 सिटीज की बात करें इंडिया की, तो 50 लाख का बजट ग्राउंड फ्लोर पे अच्छी लोकेशन की शॉप के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो इनके लिए मैं कहूंगा बजट जो है वो सोसाइटी शॉप के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो सोसाइटी शॉप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें आप, लिमिटेड, क्योंकि वहां डेली नीड्स की शॉप ज्यादा खुलती हैं, तो आपके लिए वो ऑप्शन ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो लेकिन रिटर्न के लिहाज से वहां थोड़ा सा रिटर्न जो है वहां आपको उतना शायद अच्छा थोड़ा कम मिलेगा। ओके, ठीक है। सचिन गुप्ता मेरे साथ जोड़ के हैं। सचिन जी नमस्ते, स्वागत है मनी 9 में। पूछिए अपना सवाल। नमस्ते। हाँ, मेरा सवाल है कि कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसमें निवेश करना चाहिए अगले 10 साल में अच्छा पैसा कमाने के लिए? ओके, चलिए, इस पर हमने लंबी बातचीत भी की है, पर मुझे लगता है एक पॉइंटेड जवाब मांगते हैं केवल सचिन जी के लिए। 10 साल में अच्छा पैसा कहाँ मिलेगा, कमर्शियल, रेजिडेंशियल? प्रदीप जी। देखिए, दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं, फिर कि ये है कि हमें क्या बेस्ट सुटेबल लगता है। मैं कहूंगा कि अगर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं कर सकते हैं तो आप प्रेफर कीजिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। नहीं तो कैपिटल एप्रिसिएशन कमर्शियल में भी मिलता है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम मिलता है। रेजिडेंशियल में कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है और रेंटल कम मिलता है। कमर्शियल के अंदर आपको रेंटल ज्यादा मिलता है लेकिन कमर्शियल एप्रिसिएशन कम मिलता है। तो ये दोनों एस्पेक्ट हैं, आप दोनों जो चाहें वो कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों के एस्पेक्ट क्लियर किए। क्या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी लोन लिया जा सकता है, और ये लोन फिर किस कैटेगरी का होगा? देखिए, होम लोन कैटेगरी में ये नहीं आता है। अगर आप प्रॉपर्टी सेल्फ यूज रहने के लिए ले रहे हैं दैट इज होम लोन। लेकिन यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं, और ज्यादातर देखा जाता है कि 50 से 60% अगर वो प्रॉपर्टी टाइटल वाइज ठीक है, आपका टाइटल सर्च भी आप करवा सकते हैं लेने से पहले। अगर टाइटल वाइज ठीक है तो वो प्रॉपर्टी पे आप, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आपको 50 से 60% तक का लोन मिल जाता है। ठीक है,
तो वो लोन होम लोन की कैटेगरी में तो नहीं आएगा, वो किस कैटेगरी में आता है? जैसे नॉर्मल आप कमर्शियल लोन लेते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए, होम लोन में आपको टैक्स बेनिफिट्स आते हैं, तो ये होम नहीं है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो कमर्शियल लोन ही इसे कहलाएगा। ठीक है प्रदीप जी, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि अगर कोई निवेश करने के लिए प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो आपको अगर मैं कहूं कि उसे चेकलिस्ट दीजिए, वो क्या क्या देखे, तो उस चेकलिस्ट में आप क्या क्या शामिल करेंगे? रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों का एक एक करके बताइए। देखिए लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि बहुत इसके अंदर एस्पेक्ट है। अगर आप रेजिडेंशियल की बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले उस एरिया का मास्टर प्लान क्या है, उस एरिया का सेक्टर प्लान क्या है, ये आपको बेसिक चीज है जो समझने की है। मतलब जो मुझे आपकी बातों से समझ में आ रहा, हमें हमेशा ये देखना है कि भविष्य क्या होगा उस इलाके का, चाहे आप वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हो या कमर्शियल ले रहे हो। देखिए भविष्य के साथ साथ हमें प्रेजेंट भी देखना जरूरी है। मास्टर प्लान हमें ये बताता है कि उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या प्लेस हो चुका है और कितना होने वाला है, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है, उस एरिया को गवर्नमेंट कैसे डिजाइन कर रही है। क्योंकि अगर इनिशियल स्टेज पे आपने प्रॉपर्टी ली है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट धीरे धीरे वहां पर आ रहा है तो उस प्रॉपर्टी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा हो जाता है। तो इनिशियल स्टेज पे प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, इसीलिए हमें मास्टर प्लान उस एरिया का समझना है, सेक्टर प्लान समझना है, वहां पेरिफेरल एरिया में आसपास और कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हैं, चाहे वो कमर्शियल है या वो रेजिडेंशियल है, जैसे डेवलपर्स कौन कौन से आए हुए हैं, और वहां आसपास ऑफिस स्पेस क्या है, मतलब क्या कोई आसपास आईटी पार्क है, क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मतलब जो वहां किस टाइप के काम करने वाले लोग वहां आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडस्ट्रियल जोन है तो वहां पर कैपिटा इनकम जो लोग काम करने वाले हैं उनकी कंपैरेटिवली आईटी सेक्टर वाले एसईजेड से थोड़ी सी कम होगी। तो इससे आपको फ्यूचर में ये भी आइडिया लगेगा कि आपको रेंटल कितनी आएगी, फिर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है या नहीं, डेवलपर कैसा है, डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है, प्रीवियस ट्रैक क्या है उसका, फ्यूचर में वो काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट भी देखनी समझनी जरूरी है। और जो उसके पहले प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लोगों से जाके मिलने की भी जरूरत होती है कि आपको ये समझ में आए कि डेवलपर ने जो डिलीवरी की है उसके बाद लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है। तो रेजिडेंशियल में करीब करीब आपको ये चीजें देखने की जरूरत है। लोकेशन तो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, ये दोनों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करें कमर्शियल की, तो कमर्शियल में लोकेशन 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 सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अच्छी रिसर्च, अच्छा होमवर्क, पास में किस टाइप के लोग रह रहे हैं, क्या उनका पर कैपिटा इनकम है, क्या वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, प्रॉक्सिमिटी एरिया में किस टाइप की कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, गवर्नमेंट की वहां क्या प्लानिंग है, और जो डेवलपर की हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहां पे उसके पास कमर्शियल चलाने का एक्सपीरियंस कैसा है। क्योंकि मैंने बताया अगर कमर्शियल चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई भी कमर्शियल आप ले लीजिए, लोकेशन भले ही बहुत अच्छी हो, वो कमर्शियल फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको डेवलपर के कमर्शियल एक्सपीरियंस को जरूर समझ के ही प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। ठीक है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो लोकेशन मायने रखेगी, और डेवलपर कौन सा है, डेवलपर का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसके पास एक्सपीरियंसेस को जरूर देखिएगा। बस फ्लैशी से उनके वो जो पैम्फलेट बांटते हैं उसको देख करके ये डिसीजन नहीं लीजिएगा। ऑल राइट, सबसे इंपॉर्टेंट है एश्योर्ड रिटर्न से भी यहाँ बचना चाहिए। एश्योर्ड रिटर्न, हाँ ये एक बड़ा फेयर है। चलिए इस पर हम बाद में आपसे बात करेंगे, आज का समय यहीं पर खत्म हो रहा है, क्योंकि जब भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात आती है एक अश्योर्ड रिटर्न का वादा करते हैं। क्योंकि आपने टच कर ही दिया इस टॉपिक को, तो ये अश्योर्ड रिटर्न के बारे में भी प्रदीप जी थोड़ा सा बता दीजिए, विस्तार से हम बाद में बात करेंगे। देखिए एश्योर्ड रिटर्न वो है कि डेवलपर आपको जो प्रॉपर्टी आसानी से नहीं बिक रही है उस पर एक एश्योरेंस देता है कि मैं आपको टिल पोजीशन इतनी इनकम दूंगा। पहली चीज आपका ही पैसा, उसमें रेट कीमत बढ़ा दी जाती है और वो पैसा आपका ही आपको वापस कर दिया जाता है एज अ इनकम के रूप पे। उस पे आपका टीडीएस भी कटता है और आपको आपकी वो इनकम काउंट होती है, आपको वो टैक्सेबल भी है। और एक्चुअल में प्रॉपर्टी की वैल्यू इन्फ्लेटेड है। जब आप पोजीशन लेंगे तो उनका कहना होगा कि ये पोजीशन तक मैंने कमिट किया था, अब पोजीशन के बाद उसका मेरा कोई देने का प्लान नहीं है। तो वो चूंकि ऑलरेडी हायर रेट पे प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो आपको उस पर एक्चुअल टेनेंट मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ ऐसी लेनी चाहिए जो आपको देख के लगे कि यहाँ डेवलपर चढ़ा पाए नहीं पाए, मैं खुद इस प्रॉपर्टी को लीज आउट कर लूंगा, तभी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लें। एश्योर्ड रिटर्न एक पॉन्जी स्कीम्स है जो आपको एश्योरेंस देती है, दैट इज नॉट कमिटमेंट। और कमिटमेंट भी करके ज्यादातर ऐसे मैंने एक्सपीरियंस देखे हैं
कि लोग फेल हो जाते हैं। तो बिल्कुल। आपको एश्योर्ड रिटर्न वाली प्रॉपर्टी किसी भी एंगल में नहीं लेनी चाहिए। सेबी की भी गाइडलाइन है कि ऐसी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। तो जो लोग कर रहे हैं वो ये गलत है और मेरे हिसाब से ये सही ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है। चलिए, तो निवेश के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं तो ये AR अश्योर्ड रिटर्न, इस छलावे से जरा दूरी रखिएगा। सुनने में बहुत अच्छा लगेगा लेकिन वो आप ही का पैसा आप ही को दे रहा है और उसको फिर आप उस पर टैक्स भी अदा कर रहे होंगे। और ये जो है प्रदीप जी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, बिल्कुल भी नहीं इसके चक्कर में आपको पड़ना है। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। फिर मुलाकात होती है, शुक्रिया। और इसी के साथ आज के शो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन कल शाम को 4 बजे लाइव मैं एक खास टॉपिक को लेकर हाजिर रहने वाली हूँ आपके साथ। हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप निवेश करते हैं ना, तो आपको एक फाइनेंशियल प्लानर क्यों ज़रूरी होता है और इस फाइनेंशियल प्लानर को आपको कैसे सही तरीके से चुनना है। भाई जब भी आप पैसा लगाते हैं तो आप पूछते हैं ना 2-4 लोगों से कि भाई ये कैसा निवेश है, लगाऊं पैसा नहीं लगाऊं। तो वो 2-4 लोग से आप जो पूछ रहे हैं और सोशल मीडिया में जो वीडियोस देख रहे हैं ना, उन्हें देख करके ये फैसला नहीं लीजिए। हायर कीजिए प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर्स और इन्हें हायर करते वक्त किन क्वालिफिकेशन पर डालिए नजर। इस पर होगी बात। कल्पेश अशर होंगे मेरे साथ कल शाम 4 बजे। और आज के शो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर खबर, उसका अपडेट हम आप तक लेकर आते हैं अपनी वेबसाइट money9.com के जरिए। तो 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस की खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पर्सनल फाइनेंस में रुचि रखना चाहते हैं, अपने पैसों को बचा करके उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो लॉग इन कीजिए money9.com पर। इसी के साथ मैं आपसे ले रही हूं आज इजाजत। कल मुलाकात होती है और बात होने वाली है कैसे चुने आप अपने लिए सही फाइनेंशियल प्लानर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।